अपने साथी को गोली मार दो फ़ौरन, बॉस ने तंज़िया लहजे में कहा तो सफदर ने मशीन गन सीधी कर ली। उसका रुख बेहोश सदीकी की तरफ था। कमरे में पुरअसरार खामोशी छाई हुई थी। सफदर एक लम्हे के लिए बेहोश सदीकी की तरफ देखता रहा, फिर उसने ट्रैगर पर उंगली की गिरफ्त मजबूत कर दी। बस अब ज़रा से दबाव की ज़रूरत थी और बेहोश सदीकी के जिस्म में सैकड़ों गोलियाँ उतर जातीं। जूलिया का फ़ोन इमरान ने ही बतौर X2 अटेंड किया था। उसने नुमानी को फौरी तौर पर हुक्म दिया कि वो इस दुकान पर पहुंचकर जूलिया का ताक़ब करे ताकि जूलिया किसी मुसीबत में न फंस जाए। उसके साथ ही उसने ब्लैक ज़ीरो को कार का नंबर देकर उसकी रजिस्ट्रेशन चेक करने का हुक्म दे दिया और फिर जूलिया की दी हुई इतला के मुताबिक कैप्टन शकील के पीछे चल दिया। इस केस ने उसके दिमाग की चूल्हें ढीली कर दी थीं। एक छोटी सी तस्वीर ने उसे इतने चक्कर दिए थे कि वो खुद गन चक्कर बनकर रह गया था। इधर वो तस्वीर भी गायब हो गई थी और साथ ही एक एक करके तमाम मेंबर भी गायब होने शुरू हो गए थे। कैप्टन शील्ड, सफदर, सदीकी, 3 अफराद तो गायब हो चुके थे और आगे न जाने क्या होने वाला था। इस तस्वीर का भी कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ है और किसके पास है। उन्हें इन्हीं ख्यालों में गुम वो टैक्सी में बैठा हुआ था कि ड्राइवर ने उसे ख्यालात से चुनका दिया। जनाब, शबाब कॉलोनी शुरू हो गई है, टैक्सी ड्राइवर ने कहा। अच्छा ठीक है, आगे चौक पर रोक दो गाड़ी, इमरान ने चूं कर जवाब दिया तो ड्राइवर ने अगले चौक पर टैक्सी रोक दी। इमरान नीचे उतर आया। उसने मीटर देखकर किराया अदा किया और फिर उस वक्त तक वहीं रुका रहा जब तक टैक्सी उसकी नज़रों से ओझल ना हो गई हो। उसके बाद वो आगे बढ़ा। उसने जेब में हाथ डालकर रिवाल्वर की मौजूदगी का इत्मीनान किया और फिर कोठियों के नंबर बगौर पढ़ने लगा। वो मेकअप में था, इसलिए उसकी पहचान लिए जाने का सवाल ही पैदा ना होता था। इमरान कोठियों के नंबर देखता हुआ आगे बढ़ता चला गया। जल्द ही कोठी नंबर 314 नज़र आ गई। ये एक अजीम शान कोठी थी और फाटक पर एक चौकीदार मौजूद था। कोठी पर एक नज़र डालकर वो आगे बढ़ता चला गया। कोठी के गेट पर कोई नेम प्लेट मौजूद नहीं थी जिससे वो मालिक का अंदाज़ा लगाता। अगले चौक पर जाकर वो मुड़ा और फिर कोठियों के पीछे होता हुआ उस कोठी के बैक पर आ गया। ये एक सुनसान सी सड़क थी। इस तरफ कोठियों की उकबी दीवारें थीं। इस कोठी के पुश्त पर आकर वो रुक गया। उसने एक लम्हे के लिए मुताद नज़रों से इधर उधर देखा और फिर वहाँ किसी को मौजूद ना पाकर वो दीवार के करीब पहुँच गया। दीवार की ऊंचाई मुनासिब थी। उसने अपने जिस्म को तोला और दूसरे लम्हे वो 2 कदम पीछे हटकर उसने जंप लगाया और उसके साथ उसके दोनों हाथ दीवार के किनारे पर जम गए। फिर उन्हीं हाथों के सहारे वो ऊपर उठता चला गया। जल्द ही वो दीवार पर लेटा हुआ था। कोठी की असल इमारत उस दीवार से काफ़ी दूर थी और पीछे बाएं बाग था। कोठी में कोई हलचल नहीं थी। दूसरे लम्हे एक हल्का सा धमाका हुआ और इमरान अंदर कूद गया और वहीं दीवार के साथ लगी हुई जड़ियों के ओंठ में बैठ गया ताकि धमाके का रद्द-ए-अमल देख सके। चंद लम्हों तक वो इंतज़ार करता रहा लेकिन कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर ना हुआ। वो उठने ही लगा था कि उसे बरामदे से एक आदमी हाथ में मशीन गन लिए निकलता नजर आया। इमरान दोबारा दुबक गया। वो आदमी पुरतशवीश नज़रों से इधर उधर देखता हुआ उकबी दीवार की तरफ आ रहा था जहाँ इमरान मौजूद था। झाड़ियों की ओर से इमरान की तेज़ नज़रें उस आदमी पर जमी हुई थीं। उस आदमी के मुंह पर नकाब था, इसलिए वो उसकी कौमियत का अंदाज़ा ना लगा सका था। मशीन गन सीधी किए वो आगे बढ़ता चला गया। लम्हा ब लम्हा वो इमरान के करीब आ रहा था। कोठी के मकीन शायद हद दर्जा एहतियात पसंद वाक़या हुए थे, इसलिए इतने हल्के से धमाके से वो होशियार हो गए थे। अब वो आदमी बज़ाहिर कुछ ना देखते हुए भी बड़े मुताद तरीके से इधर उधर देख रहा था। जल्द ही वो आदमी ठीक उस झाड़ी के करीब पहुंच गया जिसके पीछे इमरान मौजूद था। इमरान की पुश्त दीवार से लगी हुई थी। इस नकाब पोश की नज़र पड़ने की देर थी और इमरान को चेक कर लिया जाता। चुनांचे इमरान ने खुद ही पेशकदमी करने का फ़ैसला कर लिया। फ़ैसला करते ही इमरान ने बरक़ रफ्तारी से उस नकाब पोश पर हमला कर दिया। इस अचानक अफवाह से वो नकाब पोश घबरा गया और मशीन गन उसके हाथ से निकल कर घास पर गिर पड़ी। इमरान ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया था। इमरान ने दरअसल उसकी टांगें पकड़ कर घसीट ली थीं। दूसरे लम्हे इमरान उसके सीने पर सवार था और फिर नकाब पोश को कोई मौका दिए बगैर एक ज़ोरदार मुक्का उसकी कनपट्टी पर जड़ दिया। 2-4 मुक्कों के बाद नकाब पोश ने हाथ ढीले छोड़ दिया और वो बेहोश हो चुका था। इमरान फुर्ती से उसे झाड़ी के पीछे घसीट लिया। और फिर उसका नकाब उतारा तो वो आदमी गैर मुल्की था। इमरान ने तेज़ी से उसका लिबास उतारना शुरू कर दिया और फिर जल्द ही वो उसका लिबास पहन चुका था और अपना लिबास उसने गैर मुल्की को पहना दिया और मुंह पर नकाब पहन लिया। नकाब पर बिच्छू की छोटी सी तस्वीर बनी हुई थी और नीचे 12 का हिस्सा था। इमरान का चूँकि कद का तकरीबन उस गैर मुल्की के बराबर था, इसलिए बज़ाहिर पहचान लिए जाने का कोई इम्कान नहीं था। जाते जाते इमरान ने रिवाल्वर निकाला जिस पर सिलेंसर फिट था। उसने रिवाल्वर की नाल उस गैर मुल्की की खोपड़ी पर रखी और फिर ट्रैगर दबा दिया। स्टिक की हल्की सी आवाज़ उभरी और बेहोश आदमी हल भी न सका और उसकी खोपड़ी कई टुकड़ों में तकसीम हो गई।
इमरान ने पूरी दरिंदगी से बेहोश गैर मुल्की को ख़त्म कर दिया था। उसे गैर मुल्की मुजरमों से हमेशा नफ़रत रहती थी और वो उन्हें छूट देने का कतई कायल नहीं था। गैर मुल्की को ख़त्म करके वह झाड़ियों की ओर से बाहर निकला। रिवाल्वर उसने जेब में रख लिया था। उसने घास पर पड़ी हुई मशीन उठाई और फिर इत्मीनान से चलता हुआ कोठी की तरफ बढ़ गया। बरामदे में पहुंचते ही उसे दो और नकाबपोश नजर आए। क्या बात थी नंबर 12? उनमें से एक नकाबपोश ने पूछा। उसका लहजा एकमियन था। कुछ नहीं, इमरान ने भी अजनबी लहजे में जवाब दिया तो दोनों नकाबपोश वापस मुड़ गए। इमरान को जो फौरी ख़तरा दरपेश था वो टल गया था। इमरान ने चूंकि नकाबपोश की आवाज़ नहीं सुनी थी, इसलिए उसे ख़तरा था कि कहीं लहजा बदला हुआ पाकर वो चूक ना जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ था। उनके शायद तसव्वुर में भी नहीं था कि नंबर 12 के नकाब में कोई और शख्सियत है। वो दोनों नकाबपोश बरामदे में खुलने वाले एक दरवाजे में दाखिल हुए थे। इमरान भी उनके पीछे पीछे चल दिया। वैसे वो हर सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार था। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो दोनों नकाबपोश पलट पड़े। तुम इधर क्यों आ रहे हो? रूम नंबर 10 में जाओ, बॉस के पास, उनमें से एक नकाबपोश ने कहा। वैसे उसके लहजे से हैरत साफ ज़ाहिर थी। इमरान नर्वस हो गया। अब भला उसे क्या मालूम था कि रूम नंबर 10 कहाँ है? उसने पलट कर फ़ौरन बाहर निकलने में ही ऑफिस समझी। चुनांचे बगैर कोई जवाब दिए वो वापस पलट गया और फिर दोबारा बरामदे में पहुंच गया। अब मसला था रूम नंबर 10 मालूम करने का। ये एक ऐसा मसला था जिसका हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। एक ख्याल आते ही उसने दरवाजे को बगौर देखा तो उस पर छोटा सा नंबर 4 लिखा हुआ था। ये देखकर इमरान आगे बढ़ गया। बरामदे के कोने में जो कमरा था उसके दरवाजे पर नंबर 6 लिखा हुआ था। उसके साथ ही सीढ़ियाँ ऊपर जा रही थी। इमरान तन ब तकदीर ऊपर चढ़ता गया। जहाँ सीढ़ियाँ ख़त्म होती थीं वहाँ एक लंबी सी राहदारी थी। उसमें सिर्फ दो दरवाजे थे, एक पर नंबर 7 और दूसरे पर नंबर 8 लिखा हुआ था। उसने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई और दूसरे कोने में ऊपर मज़ीद सीढ़ियाँ जा रही थीं। वो उन सीढ़ियों को तरफ लपका और फिर वो सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ तीसरी मंजिल पर पहुंच गया। ये भी एक राहदारी थी। राहदारी के दरवाजे पर एक नकाबपोश मशीन गन लिए खड़ा था। इमरान जैसे ही वहां पहुंचा उस नकाबपोश ने मशीन गन की नाल उसके सीने से लगा दी। कोड। नकाबपोश की सर्द आवाज़ इमरान के कानों से टकराई। वाइट स्कॉर्पियन। इमरान ने अंदाजे से कोड बताया तो मशीन गन हटा ली गई और उसे रास्ता दे दिया गया। इमरान इत्मीनान से आगे बढ़ गया। उसकी रेडीमेड खोपड़ी ने बिल्कुल सही काम किया था। इमरान के लाशोर में भी कोड मौजूद नहीं था। उसने तो सिर्फ एक अंदाज़ा लगाया था। नकाब पर बिच्छू की तस्वीर थी और ये तस्वीर उसने हर नकाब पर देखी थी। फिर स्याह नकाब पर सफ़ेद धागों से ये तस्वीर गाड़ी गई थी, इसलिए उसने वाइट स्कॉर्पियन कह दिया, यानी सफ़ेद बिच्छू, और उसका अंदाज़ा बिल्कुल सही साबित हुआ। राहदारी में दाखिल होते ही आखिरी कोने पर एक बड़ा सा दरवाज़ा उसे नज़र आ गया जिस पर नंबर 10 लिखा हुआ था। इमरान उस दरवाजे के करीब पहुंचकर रुक गया। दरवाज़ा बंद था। वो सोच रहा था कि इस पर दस्तखत दे या नहीं। वैसे उसे कतई इल्म नहीं था कि आया दस्तखत देने का कोई मखसूस अंदाज़ है। कदम कदम पर उलझने पड़ रही थीं। किसी भी लम्हे मामूली सी गफलत उसका राज आश्कार हो सकता था। कम इन नंबर 12 अभी वो कोई फ़ैसला भी ना कर पाया था कि अंदर से घुराती हुई आवाज़ सुन आई और उसके साथ ही दरवाज़ा खुलता चला गया। इमरान अपनी हैरत पर काबू पाता हुआ आगे बढ़ गया। उसके अंदर दाखिल होते ही दरवाज़ा दोबारा बंद हो गया। अब वो एक काफ़ी बड़े हाल में मौजूद था जिसके दरमियान एक बहुत बड़ी मशीन थी जिस पर बेशुमार डायल और बटन मौजूद थे। मशीन के करीब एक आरामदाह रिवॉल्विंग चेयर पर एक नकाबपोश बैठा हुआ था। उसके नकाब पर बड़ा सा बिच्छू बना हुआ था और वो बिच्छू ने डंक उठाया हुआ था। इतनी देर कहाँ रहे नंबर 12? उस नकाबपोश ने, जो यकीनन उस ग्रुप का बास था, नेक रफ्त लहजे में कहा। एक शक मटाने गया था बॉस। मैं नीचे गया तो ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई धमाका हुआ है, मगर इमरान कहते कहते रुक गया क्योंकि बॉस उसकी तरफ मुतवज्जह नहीं था। मशीन चल रही थी और मशीन पर मौजूद एक बड़ी सी स्क्रीन पर उसकी नज़र पड़ी। बॉस भी उस स्क्रीन की तरफ मुतवज्जह हो गया था। मशीन पर नज़र पड़ते ही इमरान चौंक पड़ा क्योंकि एक बड़ा सा हाल उस पर नज़र आ रहा था जहाँ तनवीर बेहोश पड़ा हुआ था और कैप्टन शील उल्टा लटका हुआ था, जबकि एक आदमी रिवॉल्वर लिए एक स्तून के करीब खड़ा था। शायद ये अभी अभी हुआ था, इसलिए बॉस इमरान की बात सुनने के बजाय स्क्रीन की तरफ मुतवज्जह हो गया था। इमरान हैरत से स्क्रीन को देखने लगा। उसकी आंखें कैप्टन शील की हालत देखकर गुस्से से सुर्ख हो गई थीं। बैठो, बॉस ने स्क्रीन की तरफ देखते हुए इमरान को हाथ से एक कुर्सी की तरफ इशारा किया जो बॉस के करीब ही पड़ी हुई थी। नंबर 12 शायद उसका असिस्टेंट था या मशीन ऑपरेटर था जो बॉस की अदम मौजूदगी में मशीन ऑपरेट करता होगा, इसलिए बॉस ने उसे पास पड़ी हुई कुर्सी पर बैठने का इशारा किया था। इमरान आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठ गया और उसने मशीन गन कुर्सी के पाए से टका दी और फिर वो बगौर मशीन को तरफ देखने लगा। जल्दी वो मशीन की माहियत की काफ़ी हद तक समझ गया। अब वो खामोशी से स्क्रीन की तरफ देख रहा था। वैसे उसके साथ साथ वो काफ़ी से
से ज़्यादा हद तक चुकना भी था ताकि अगर कैप्टन शकील को नाजुक सूरत हाल पेश आए तो वो उसकी मदद कर सके। मशीन पर हाल में मौजूद अफराद की गुफ्तगू भी साफ सुनाई दे रही थी। फिर उसने उस आदमी और उल्टे लटके हुए कैप्टन शकील को आपस में उलझते देखा और फिर जल्द ही कैप्टन शकील ने रिवॉल्वर के बल पर उस आदमी को मजबूर कर दिया कि वो उसे इस उल्टेपन से निजात दिलाए। इमरान ही दिल में कैप्टन शकील की जहानत और दाद देने लगा, जिसने इस खूबसूरत अंदाज में दूसरे आदमी को डांट दिया था। बास कती का खामोश था और गहरी नज़रों से स्क्रीन की तरफ देख रहा था। एक लम्हे के लिए इमरान के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि वो बास को ख़त्म कर दे, लेकिन फिर उसने अपनी ख्वाहिश का गला दबा दिया। वो मुकम्मल हालात जानना चाहता था। उसने देखा कि कैप्टन शकील ने सतून पर एक बटन दबाकर अब उस आदमी को उल्टा लटका दिया था और फिर दूसरे लम्हे बास ने एक बटन ऑन कर दिया। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो नौजवान, नंबर 20 कति बेवकूफ़ और बुज़दिल साबित हुआ है, बॉस ने बटन ऑन करते हुए कहा। इमरान ने उल्टे लटके हुए आदमी के साथ साथ कैप्टन शकील को भी चूंकते देखा। उसकी आवाज़ स्क्रीन पर नजर आने वाले हाल में पहुंच रही थी। चंद लम्हों तक बॉस ने गुफ्तगू करके मशीन पर लगी हुई एक नॉब घुमा कर एक हिस्से पर फिट की और फिर सुर्ख रंग का बटन दबा दिया। वो हिस्सा सुर्ख हो गया और उसके साथ ही इमरान ने उल्टे लटके हुए आदमी पर एक फुहार पड़ती देखी। दूसरे लम्हे उस आदमी के जिस्म में आग लग गई जिसका नंबर 20 था। इमरान खामोशी से ये हौलनाक मंजर देख रहा था। फिर बॉस ने कहकर लगाने शुरू कर दिया और फिर उसने एक बटन दबाया तो जलता हुआ नंबर 20 फर्श पर खुलने वाले खला में गुम हो गया। उसने तनवीर को भी हलते देखा। बॉस ने तनवीर को उठने की हिदायत की। अब वो कैप्टन शकील से बात कर रहा था और फिर वो खामोश हो गया। उसने बातचीत करने वाला बटन ऑफ कर दिया और अब वो खामोशी से स्क्रीन को देख रहा था। तकरीबन 5 मिनट गुजर गए। कैप्टन शकील और तनवीर की हर हरकत स्क्रीन पर साफ नज़र आ रही थी। कैप्टन शकील ने एक सतून के करीब पहुंचकर बटन दबाया और फिर वहां एक दीवार में दरवाज़ा नमदार हो गया। कैप्टन शकील और तनवीर इस दरवाजे की तरफ भागे मगर बॉस ने एक बटन दबा दिया और दरवाज़ा गायब हो गया। बॉस ने एक बार फिर नाब घुमाई और उससे पहले कि इमरान कुछ समझता बॉस ने सुर्ख रंग का बटन दबा दिया और फिर इमरान की आंखें गुस्से की शिद्दत से फैल गईं जब उसने तनवीर और कैप्टन शकील को मुजस्सम शोला बने देखा। बॉस शैतानी कह लगा रहा था जैसे उनकी बेबसी पर हंस रहा हो। कैप्टन शकील और तनवीर फर्श पर लेट गए थे, हाल में बेबसी सी नाच रही थी। अब इमरान का पैमाना सब्र लबरेज हो गया। अब वो थोड़ी सी भी देर करता तो यकीनन वो दोनों ख़त्म हो जाते। फिर उसने फुर्ती से जेब से रिवॉल्वर निकाला और बॉस की कनपट्टी से लगा दिया। इनकी आग बजाओ वरना गोली मार दूंगा, इमरान ने फ़ख्त लहजे में कहा तो बॉस हैरत से उछल पड़ा। इमरान की आवाज़ शायद हाल में भी गूंजी थी क्योंकि उसने कैप्टन शकील और तनवीर दोनों को चूंकते देखा था। जल्दी करो वरना गोली मार दूंगा, इमरान ने इंतहाई करख्त लहजे में कहा। उसका लहजा इंतहाई भयानक था कि बॉस ने घबरा कर एक बटन दबा दिया और हाल में एक जर्द रंग की गैस चकराती हुई नजर आई और फिर उन दोनों की आग बुझ गई। कैप्टन शकील और तनवीर नकाहत से फर्श पर पड़े हुए थे। उनके कपड़े और जिस्म जलसा हुआ था। इनको फ़ौरन ठीक करो, इमरान ने उसी लहजे में कहा। मगर तुम, इमरान ने कुछ कहना चाहा। जल्दी करो, इमरान ने घुराते हुए कहा और रिवॉल्वर का दबाव बढ़ा दिया। ये ठीक नहीं हो सकते, बॉस ने कहा और जो अब कदरे संभल चुका था। तो फिर तुम भी राह अदम को सुधारो, इमरान ने दरिंदगी से भरपूर लहजे में जवाब दिया और ट्रैगर पर उंगली की गिरफ्त मजबूत कर दी। ठहरो ठहरो, मैं भी इन्हें ठीक करता हूँ, बॉस ने इमरान के लहजे से घबरा कर कहा और उसने जल्दी से एक नॉब घुमाना शुरू कर दिया और फिर 2 बटन प्रेस कर दिए। उन दोनों पर एक स्याल की फुहार पड़नी शुरू हो गई और इस फुहार का हैरतअंगेज़ रद्द-ए-अमल हुआ। ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने आबे हयात पी लिया हो। उनका जिस्म हैरत अंगेज़ तौर पर ठीक हो गया था। झुलसने तक के आसार ख़त्म हो गए, अलबत्ता कपड़े अभी तक झुलसे हुए थे और फिर वो दोनों तेज़ी से उठकर खड़े हो गए। इमरान दूसरे लम्हे बॉस की गर्दन पर कराटे का भरपूर वार कर चुका था। वार चूँकि अचानक और भरपूर पड़ा था इसलिए एक ही वार ने उसे बेहोश कर दिया। इमरान ने उसे घसीटकर कुर्सी से अलहदा किया और उसे फ़र्श पर लटाकर खुद कुर्सी पर बैठ गया। अब वो मशीन को ऑपरेट करना मुकम्मल तौर पर जान गया था। चुनांचे उसने वो बटन दबाया जिससे बॉस ने दरवाज़ा गायब किया था। बटन दबते ही दरवाज़ा दोबारा नमदार हो गया। कैप्टन शकील और तनवीर, तुम दोनों हाल से बाहर निकलो और फिर बरामदे में पहुंचो। वहां कोने में सीढ़ियां ऊपर जा रही हैं। इन सीढ़ियों के ज़रिए तुम तीसरी मंजिल पर आओ, कमरा नंबर 10 में। फ़ौरन, इमरान ने उन्हें हुक्म देते हुए कहा और वो दोनों हाल से बाहर निकल आए। इमरान ने उनके निकलने के बाद दरवाज़ा दोबारा बंद कर दिया। अब उसने मशीन के मुख्तलिफ बटन दबाने शुरू कर दिए। स्क्रीन पर मंजर तब्दील होने लगे। फिर उसने कैप्टन शकील और तनवीर को सीढ़ियाँ चढ़ते हुए देखा और वो साथ साथ स्क्रीन का डायल घुमा रहा था और फिर वो दोनों तीसरी मंजिल पर पहुँच गए जहाँ वो नकाबपोश मौजूद था। उसने कैप्टन शकील और तनवीर को देखते ही मशीन गन सीधी कर ली। नंबर 3, इनको आने दो, इमरान ने बॉस के लहजे में हुक्म देते हुए कहा। इमरान इस नकाबपोश का नंबर आते हुए देख चुका था और उसकी आवाज़ सुनते ही नंबर 3 ने मशीन गन हटा ली और उन्हें रास्ता दे दिया। वो दोनों आगे बढ़ आए। फिर जैसे ही उन्होंने
रूम नंबर 10 के पार बिछे हुए क्लीन पर कदम रखे और एक साइड स्क्रीन पर उनका अक्स नज़र आने लगा। इमरान ने एक बटन जिस पर डोर का लफ्ज़ लिखा हुआ था दबा दिया और दरवाज़ा खुल गया। वो दोनों अंदर दाखिल हो गए। उनके अंदर दाखिल होते ही दरवाज़ा बंद हो गया। इधर मशीन के पास आ जाओ, इमरान ने एक बटन दबाकर उन्हें कहा। अब उसकी आवाज़ दूसरी जगह नहीं सुनाई दे सकती थी। वो दोनों तेज़ तेज़ चलते हुए मशीन के करीब पहुंच गए। इमरान साहब, आप? कैप्टन शकील ने करीब पहुंचकर हैरत से उस नकाबपोश की तरफ को